हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग में आकलन क्या है, व्हाट इज असेसमेंट, इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उद्देश्य, लक्ष्य, प्रकार तथा सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और दोस्तों, लर्न विथ फन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आकलन क्या है। आकलन एक टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने सारे मुख्य बिंदु हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बिंदु आते हैं, आकलन क्या है, व्हाट इज असेसमेंट, इसके अंतर्गत जो भी बिंदु हैं, सारे बिंदुओं को इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया है। और कोशिश किया हूँ कि आप सबों को एक आकलन के बारे में एक ही वीडियो देखकर सब कुछ पता चल जाए, इसके लिए दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। आकलन क्या है जानेंगे आज हम। इसके अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता, लक्ष्य, सिद्धांत वगैरह वगैरह को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आकलन क्या है, ठीक है। तो प्रस्तावना लिखा हुआ है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। कहने का मतलब आकलन जो है एक विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिसका हम आकलन करेंगे, उससे बात विचार करेंगे, ठीक है। उसके शैक्षिक अनुभव से जो प्राप्त किया है ज्ञान, उसके बारे में जानकर उसके अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में हम वृद्धि कर सकते हैं। आकलन की प्रकृति अनौपचारिक होती है। आकलन अभौतिक राशि को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। आकलन जो है अनौपचारिक भी होती है और अभौतिक राशि को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया भी है। आगे देखेंगे। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, जिन्हें विभिन्न माध्यमों से जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट तथा नित्य प्रति परीक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है तथा छात्रों को बिना कोई ग्रेड या अंक दिए तथा पृष्ठपोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह सब छात्रों या उनके समूह द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो। देखिए, इसमें छात्र को कोई अंक और ग्रेड नहीं दिया जाता है, लेकिन उसको प्रतिपुष्टि किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, ताकि उसके मूल्यांकन में लास्ट में जब फाइनल उसका मूल्यांकन हो तो उसमें वो अपना सुधार कर ले और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। अब हम जानेंगे आकलन के अर्थ और परिभाषा के बारे में। आकलन का अर्थ यह है कि सूचनाओं को एकत्रित करने की यह एक प्रक्रिया है, जैसा कि पहले हमने आपको बता दिया है। आगे है, विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है, ठीक है। विद्यार्थी के बारे में हम किसी भी प्रकार का जानकारी या निर्णय देंगे, वही आकलन कहलाएगा। जो बात विचार या विमर्श की जो विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद ही पूर्ण होगी। फिर आगे लिखा हुआ है, आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आकलन मूल्यांकन का एक छोटा रूप है, जो प्रक्रिया में पूर्वाभ्यास के रूप में अभिव्यक्त होता है, ठीक है। यह पूछताछ की प्रक्रिया में पहला पद है। आकलन जो है पूछताछ की प्रक्रिया का पहला पद है। आगे है, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर आकलन की निम्नलिखित परिभाषा दी है, जो निम्नलिखित है। पहला है, इरविन के अनुसार, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ये इरविन महोदय का कहना है कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, ठीक है। साथ ही यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। आगे है, हुबा एवं फ्रीड के अनुसार
हुबा और फ्रीड जो है उनका कहना है कि आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिसे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। ये हुबा और फ्रीड के अनुसार है। इन्होंने आकलन को परिभाषित किया था। अब आगे है, उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पहला, आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरा, आकलन द्वारा पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। पृष्ठपोषण का मतलब हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, यानी फीडबैक दिया जाता है। आकलन के द्वारा जिसका हम आकलन करेंगे उसको फीडबैक देंगे। फिर है आकलन पूछताछ की प्रक्रिया है। पूछताछ की प्रक्रिया का पहला पद है। आकलन द्वारा छात्र अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। फिर आगे है आकलन विचार विमर्शी प्रक्रिया है। ठीक है। ये समझ गए, विचार विमर्श करने की प्रक्रिया को ही आकलन कहते हैं। फिर आगे है आकलन की विशेषता। आकलन की विशेषता को हम जानेंगे। आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों में क्या क्या सीखा है। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक है और शिक्षक को छात्रों का आकलन करने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि आकलन इन गुणों को पूरा कर रहा है कि नहीं। आकलन की यह विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, आकलन जो है एक विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जानते हैं। वास्तविक अर्थ में आकलन इसीलिए किया जाता है कि विद्यार्थी जो है क्या क्या सीखा है। ठीक है, इसके लिए। और इसका जो विशेषता है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है रिएबिलिटी यानी विश्वसनीयता। किसी भी आकलन का विश्वसनीयता जो है सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण गुण है। आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय सामग्री वह है जिसमें एक स्तर के विद्यार्थी पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्रायः एक ही समान होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किया जा रहा है तो ऐसा आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाता है। देखिए, विश्वसनीयता का साधारण एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं। जैसे देखिए, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे रेलवे, बैंकिंग ये सब का एग्ज़ाम देते हैं तो सही हो या गलत हो, कोई भी टीचर चेक करे, कोई भी आदमी चेक करेगा तो नंबर बदलने का कोई संभावना नहीं है। जैसे एक सही है तो 1 नंबर मिलेगा। वही आप सब्जेक्टिव की बात करें तो वही आंसर के लिए कोई टीचर 5 नंबर भी दे देगा, कोई टीचर 2 नंबर या 3 नंबर भी देगा, कोई 6 नंबर भी देगा। तो यहाँ पर परिणाम जो है परीक्षा का वो बदल गया, तो यह विश्वसनीय नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई टीचर चेक करे, परिणाम समान रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा। ठीक है, विश्वसनीय समझ गए। अब दूसरा है वैधता। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करता है जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। लेकिन प्रायः शिक्षक ऐसे प्रश्नों को बच्चों से पूछने लगते हैं जो प्रामाणिक नहीं होते हैं। वैधता का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई भी परीक्षण या आकलन, मतलब जो जिस उद्देश्य का ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया जाता है ना, उस उद्देश्य को कितना पूरा करता है। ठीक है, वही वैधता हुआ। जितना ज़्यादा वो उद्देश्य को पूरा करेगा उतना ज़्यादा वो वैध होगा। ठीक है। अब तीसरा है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, एक अच्छे आकलन की यह विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होना चाहिए। ठीक है, एक मानकीकृत आकलन वही होता है जो विद्यार्थियों को एक समय सीमा में समान प्रकार के प्रश्न समान निर्देशों को दिया जाए और जिसमें छात्र समान अंक अर्जित कर सके। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड तय करना। जैसे हम 7th क्लास बच्चा को यदि एग्ज़ाम लेंगे 10 बच्चे का, तो 10 बच्चों के लिए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, समान रखेंगे, सबके लिए इंस्ट्रक्शन समान रहेगा। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ पर फॉलो हो रहा है ना, तो वही स्टैंडर्डाइजेशन यही हुआ। ठीक है। अब आगे है व्यावहारिकता। तो स्टैंडर्डाइजेशन में होता है कि सारे बच्चों को समान अवसर दिया जाता है। आगे है व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। ठीक है, आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब व्यवहारिकता नहीं हो कि सारे जगह हम प्रस्तुत नहीं कर सके, ऐसा नहीं। आकलन हम कहीं भी करेंगे, उसका परिणाम कहीं भी प्रदर्शित करेंगे तो क्या होना चाहिए, सभी जगह वैध होना चाहिए। फिर है उपयोगिता। अगला 5वां है उपयोगिता। आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। आकलन विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की कमियों को जानने एवं उन्हें दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, आकलन जो है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए। कोई भी चीज़ का जब उपयोगिता नहीं है तो उसका कोई वैल्यू रह जाता है, नहीं रह जाता है। इसलिए आकलन जो हम करेंगे उपयोगी भी होना चाहिए विद्यार्थी के दृष्टिकोण से।
अब आगे हम लोग जानेंगे आकलन की उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। और मेरा देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि एक ही वीडियो के अंदर हम सारे टॉपिक को, एक टॉपिक के सारे बिंदु को कवर करें एक वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को सुविधा हो और एक ही टॉपिक के लिए ज़्यादा वीडियो देखना नहीं पड़े। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आकलन के उद्देश्य और आवश्यकता को जानेंगे। आकलन की आवश्यकता या उद्देश्य विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी करने के लिए किया जाता है। आकलन का आवश्यकता उद्देश्य कहाँ होगा? विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो विद्यालय में छात्र की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आकलन के निम्नलिखित उद्देश्य या आवश्यकता है। पहला, विद्यार्थियों के संदर्भ में। देखिए, आकलन के उद्देश्य विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम क्रिया, ये सब के संदर्भ में अलग अलग हम जानेंगे। विद्यार्थी के संबंध में आकलन क्यों जरूरी है? देखिए, आकलन करने से क्या होता है, छात्र क्या जानते हैं पता चलता है, छात्रों की रुचि कौन विषय में है सो पता चलता है, छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है वो पता चलता है। फिर छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन करने में, जैसे यदि योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन नहीं होगा तो किसी को मतलब मान लीजिए कि साइंस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसको हम कहेंगे कि नहीं आपको साइंस से पढ़ना है, तो अच्छा नंबर नहीं ला पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आकलन उसमें ज़रूरी है। फिर अध्यापक के संदर्भ में अब आते हैं, छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए अध्यापक जो है आकलन के द्वारा छात्रों के योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानते हैं, कौशल को। फिर दूसरा है शिक्षण विधि का चयन करने के लिए। फिर तीसरा है नई कक्षाओं के व्यवस्थापन के लिए। चौथा है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए। पांचवा है शिक्षण सामग्री के विकास के लिए। तो ये अध्यापक के लिए आकलन जरूरी है। इस 5 बिंदुओं के माध्यम से हम समझ चुके हैं कौन कौन बिंदु है। छात्र को हम पहचानेंगे सबसे पहले, फिर शिक्षण विधि का चयन करेंगे कि कौन सा प्रभावी शिक्षण विधि है। फिर नया कक्षा में यदि कोई गया है तो उसके लिए व्यवस्था करना होता है ना, उसके लिए भी आकलन जो है हमें सहायता प्रदान करती है अध्यापक के संदर्भ में। फिर व्यक्तिगत आवश्यकताओं भी, क्लास में भिन्न भिन्न बच्चे हैं तो उनकी आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होगी, तो उनको जानने के लिए। फिर आते हैं हम शिक्षक सामग्री के विकास के लिए। आगे है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में जानेंगे आकलन का क्या आवश्यकता है। तो छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए, छात्र का रुचि के लिए इसीलिए करेंगे, छात्र का रुचि के अनुसार। यदि छात्र को रुचि नहीं रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस डल हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा है कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है, इसको जानकारी के लिए। फिर तीसरा है विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं आकलन का आवश्यकता पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या है ये समझ गया। परिवार के संदर्भ में समझेंगे। ठीक है, तो माता पिता को बच्चों के प्रति एवं अधिगम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, घर की गतिविधियों एवं अनुभव से संबंधित स्कूल की गतिविधियों को जानने के लिए, ये हो गया। अब आकलन के लक्ष्य जानेंगे हम। अभी उद्देश्य और आवश्यकता समझ गए, अब आकलन के लक्ष्य जानेंगे। तो आकलन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला लक्ष्य है शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। जैसे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करना आकलन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, शिक्षकों छात्रों की पूर्व उपलब्धियों तथा शिक्षण के समय विभिन्न विधियों के माध्यम से उसका आकलन कर उसके अधिगम स्तर को ज्ञात करना। देखिए, आकलन का लक्ष्य है शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। शैक्षिक उपलब्धि कहने का मतलब है सीखने का उपलब्धि, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसका उपलब्धि क्या है, इसके लिए भी हम आकलन करते हैं। इसका लक्ष्य है उसका पता लगाना। फिर दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने में। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं, हम जानते हैं। भिन्न भिन्न बच्चों में क्या विभिन्नता है, इसको ज्ञात करने के लिए हम आकलन करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि एक कक्ष में विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्र उपस्थित होते हैं, अतः शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचान कर उसे उचित विधि के माध्यम से अधिगम प्रदान करे। इसके लिए शिक्षक कक्ष में अनेक क्रियाओं एवं गतिविधियों को आयोजित करके छात्रों की रुचि, क्षमता एवं योग्यता को जानने का प्रयत्न करता है। समझ गए हम, व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने में भी आकलन का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे आते हैं हम, तीसरा है गुणवत्ता को निर्धारित करना। मतलब आकलन का महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि आकलन के प्रयोग द्वारा किसी उद्योग, विद्यालय, शिक्षक एवं डॉक्टर आदि किसी भी गुणवत्ता की जांच करने हेतु आकलन किया जा सकता है।
गुणवत्ता निर्धारित करने का मतलब देखिए, कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ एजुकेशन ही क्यों ना हो, तो उसका स्टैंडर्ड लेवल क्या है, कितना अच्छा है, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कितना अच्छा है। कोई भी टीचर जो इम्प्लीमेंट कर रहा है मेथड को, किसी भी डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट मेथड चाहिए, तो किस मेथड से किसको पढ़ाना है, तो इसका जो गुणवत्ता होगा, इसको गुणवत्ता के जांचने के लिए हम क्या करेंगे, आकलन का प्रयोग करेंगे। फिर स्थान को निर्धारित करना, आकलन का यह भी लक्ष्य है कि किसी संस्था एवं छात्र का स्थान निर्धारित करना। आकलन का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं का जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्र स्तर पर स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देखिए, कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, ठीक है, तो किस छात्र का कौन सा स्थान होगा, इसको निर्धारित करने के लिए आकलन का प्रयोग करेंगे। फिर हम आते हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कोचिंग हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, तो उसका स्थान निर्धारित करने के लिए भी हम आकलन का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, या कक्षा स्तर पर हो तो कक्षा स्तर पर बच्चों का स्थान निर्धारित करेंगे। फिर है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु या परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात उसे संबंधित पूर्वानुमान का आकलन करना, ठीक है, समझ गए। जैसे मौसम विभाग पूर्व एवं वर्तमान के मौसम का आकलन करने के पश्चात ही आगे के मौसम के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं। तो ये समझ गए पूर्वानुमान लगाना। तो हम लोग आकलन के लक्ष्य को समझ गए। अब आकलन के रूप और प्रकार। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। अब चलिए आकलन के प्रकार के बारे में जानेंगे। आकलन के प्रकार जो है शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर है और एक प्राकृतिक या क्षेत्र के आधार पर है। आकलन दो प्रकार के होते हैं, एक है शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर और दूसरा है प्रकृति या क्षेत्र के आधार पर। तो पहला जानेंगे शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। और फिर प्रकृति या क्षेत्र के आधार पर भी 3 प्रकार के होंगे, स्वयं आकलन, सहपाठी आकलन और ट्यूटर आकलन। तो पहला हम जानेंगे शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर आकलन के प्रकार। पहला है संरचनात्मक आकलन, जिसको हम रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जब कोई शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माणावस्था में रहती है तो उसका आकलन कर उसमें सुधार किया जाता है, तो इस प्रकार के आकलन को संरचनात्मक आकलन कहते हैं। अर्थात किसी भी शैक्षिक योजना का आकलन उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसे संरचनात्मक आकलन कहते हैं। संरचनात्मक आकलन किसी भी शैक्षिक योजना का अंतिम रूप देने से पूर्व किया जाता है। देखिए, संरचनात्मक आकलन, संरचना यानी स्ट्रक्चर, जिस समय किसी भी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, क्लास में पढ़ाई चल रहा है, उसको हम आकलन करेंगे। आकलन क्यों करेंगे? ताकि उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो इस समय जो आकलन किया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम? संरचनात्मक या निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन कहेंगे, ठीक है। फिर संरचनात्मक आकलन की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको जानेंगे। संरचनात्मक आकलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, संरचनात्मक आकलन शिक्षकों, छात्रों को समझ, सीखने की ज़रूरतों और पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के आकलन के लिए किया जाता है। बताए कि अभी हम जिस समय पढ़ाई चल रहा है उस समय आकलन करेंगे ताकि उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, इसके लिए हम आकलन करेंगे, उसको संरचनात्मक आकलन कहेंगे। दूसरा है, संरचनात्मक या रचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में किया जाता है। तीसरा है, संरचनात्मक आकलन शिक्षकों को उन अवधारणाओं की पहचान करने में सहायता करता है जिन्हें समझने में छात्रों को कठिनाई हो रही है। मतलब छात्र को यदि प्रॉब्लम है, बीच बीच में करेंगे तभी ना उसका प्रॉब्लम दूर होते रहेगा, तो मतलब उसका परफॉर्मेंस ठीक होगा, अच्छा से अधिगम होगा। फिर चौथा है, रचनात्मक आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। पाँचवा है, रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। रचनात्मक आकलन के प्रमुख उद्देश्य हैं कि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। रचनात्मक आकलन का मेन काम होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको बोलते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रहा है, तो उस बीच में हम आकलन करेंगे किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो मेथड चेंज करेंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हो। अब दूसरा आएंगे योगात्मक या संकलनात्मक आकलन। देखिए, योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी या छात्र को पूरा प्रदर्शन, ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है। हम जानेंगे, देखिए किया जाता है। योगात्मक आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्रदान होता है जो अनेक प्रदर्शन के स्तर को बतलाता है। योगात्मक आकलन से यह भी पता चलता है कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में कितने सफल रहे। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह एक
निश्चित अवधि में शिक्षक एवं छात्र की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट के बारे में जानेंगे। जैसे समेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव जो अभी हम बताए हैं उस फॉर्मेटिव यदि मान लीजिए कि आपका ईयर में 3-4 बार हो रहा है तो समेटिव ईयर में 1 बार होगा, यानी एक शैक्षिक सत्र में 1 ही बार आकलन होगा, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे। उसको हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे, यानी एक शैक्षणिक सत्र के दौरान में जो आकलन होगा उसको हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे। योगात्मक यानी संकलनात्मक आकलन, ठीक है। एक शैक्षणिक सत्र में इसमें ग्रेड या अंक प्रदान किया जाता है, यानी इसमें रैंकिंग किया जाता है स्टूडेंट का कि किस स्टूडेंट को क्या परफॉर्मेंस मिला, किस आकलन इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसका स्थान निर्धारित होता है। फिर तीसरा है निदानात्मक आकलन, डायग्नोसिस असेसमेंट। इसमें है निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का पता लगाने के लिए निदानात्मक आकलन करता है। निदानात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य है कि असफल छात्रों की असफलता का पता लगाकर उसे अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बनाया जा सके। देखिए, पहला था रचनात्मक, उसके बाद था संकलनात्मक, और ये संकलनात्मक या योगात्मक, और ये है निदानात्मक। तीनों में अंतर हम समझेंगे। पहले देखिए, पढ़ाई चल रहा है उस समय आकलन हुआ संरचनात्मक, पढ़ाई ख़त्म हो गया उसका परफॉर्मेंस टेस्ट लेने के लिए जब हम किए योगात्मक या योगात्मक या संकलनात्मक। और जब एग्ज़ाम ले लिए हम तो हमको पता चला कुछ बच्चा फेल कर गया तो उसको हम मतलब पढ़ाएंगे ना, उसको हम आगे विकास करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको पास कराएंगे। इसके लिए हम निदानात्मक आकलन करेंगे, यानी डायग्नोस करेंगे, उसको उपचार करेंगे। यही होता है निदानात्मक आकलन। अब हम प्रकृति या क्षेत्र के आधार पर आकलन के प्रकार जानेंगे। अभी जो हम इसमें पढ़ रहे थे वो क्या था, शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर आकलन के प्रकार। अब हम दूसरा में आ गए हैं, दूसरा में प्राकृतिक या क्षेत्र के आधार पर आकलन के प्रकार। तो पहला है स्वयं आकलन। स्वयं आकलन में छात्र कक्षा अध्यापन से जो सीख रहे हैं उसका आकलन वे स्वयं करते हैं। यह आकलन पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जो छात्र बीएड अध्यापक हैं, छात्र अध्यापक है, वे स्वयं को कार्य को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखकर स्वयं की कमियों को जानने का प्रयास करते तथा उसे दूर करने का भी प्रयत्न करते हैं। अभी हम लोग जैसे मान लीजिए आप लोग बीएड के स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर का, तो यदि आपका दूसरा कोई असेसमेंट करेगा, आपकी कमी को बताएगा तो आपको थोड़ा ख़राब लगेगा। तो इस स्वयं आकलन में ना जिसका असेसमेंट होना होता है वो आदमी खुद करता है, मतलब हम अपनी गलती को खुद ढूंढेंगे, इसी को हम स्वयं आकलन कहते हैं। दूसरा है सहपाठी आकलन, पीयर असेसमेंट। जो छात्र अपने सहपाठी या अन्य छात्रों के अधिगम में पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक प्रदान करते हैं वह आकलन सहपाठी आकलन कहलाता है। सहपाठी आकलन स्व आकलन से ज़्यादा विस्तृत आकलन होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए स्व आकलन हो गया, समझ गए। सहपाठी आकलन में होता है जैसे बीएड का माइक्रो टीचिंग का क्लास चलता है, तो माइक्रो टीचिंग में होता क्या है कि पीयर जो होता है, पीयर ग्रुप, वो असेसमेंट करता है अपने साथी समूह का, साथी छात्र अध्यापिका का असेसमेंट करता है, आकलन करता है कि सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीयर असेसमेंट यानी सहपाठी आकलन। तीसरा है ट्यूटर आकलन यानी ट्यूटर असेसमेंट। जब शिक्षक छात्रों के अधिगम का आकलन कर पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है तो उसे ट्यूटर आकलन कहते हैं। इसमें ट्यूटर या शिक्षक छात्र के कार्यों पर उसे पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक प्रदान करते हैं। जैसे जो टीचर से हम मतलब मान लीजिए कि ट्यूशन ले रहे हैं, उसको हम ट्यूटर बोलते हैं। तो जिससे हम ट्यूशन ले रहे हैं, तो ट्यूशन मान लीजिए कोई हमको पढ़ा रहा है तो हमसे पूछेगा ना कि मतलब हम समझें कि नहीं समझें, कितना समझे, नहीं समझे तो फिर वो अपना समझाएंगे। तो इसका पता लगाने के लिए जो असेसमेंट होगा उसको हम ट्यूटर आकलन कहेंगे। अब आकलन का महत्व जानेंगे कि आखिर आकलन का महत्व है क्या। देखिए, हम जानते हैं कि आकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने, मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु पृष्ठ पोषण दिया जाता है। आकलन मूल्यांकन का ही छोटा रूप है। आकलन जो है मूल्यांकन का छोटा रूप है। आकलन का महत्व निम्नलिखित है। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट इज डिफरेंट फॉलोइंग। आकलन का महत्व जो निम्नलिखित है। पहला है अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। तीसरा है शिक्षक एवं छात्र के स्व मूल्यांकन के लिए। चौथा है शिक्षक की शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए। पाँचवा है शिक्षक की समझ का विस्तार ज्ञात करने के लिए। छठा है अधिगम की प्रगति को जानने में।
7वां है छात्रों में कक्षा में उचित स्थान निर्धारित करने में। 8वां है छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने में। मतलब आकलन का जो महत्व है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरह से शिक्षक को पता चलता है कि हम किस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे किस मेथड का, कि कौन सा बच्चा प्रभावी ढंग से सीखे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी हो। दूसरी तरफ बच्चों को यह पता चलता है बार बार असेसमेंट होने से कि हमारा यदि परफॉर्मेंस डल हो रहा है तो उसमें हम सुधार करें, ताकि जब हम फाइनल एग्ज़ाम दें तो उसमें नंबर अच्छा लाएँ। ठीक है, तो यही है आकलन का महत्व। अब आकलन के सिद्धांत जानेंगे। किसी भी छात्र का आकलन विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। आकलन के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, वैधता। वैधता ही सुनिश्चित करती है कि आकलन का कार्य एवं संबंध मानदंड छात्र के अभीष्ट अधिगम परिणामों का प्रभावी ढंग से मापन हो रहा है अथवा नहीं, इसलिए आकलन में वैधता होनी चाहिए। देखिए, वैधता, विश्वसनीयता, ये सब जो है किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। वैधता यही सुनिश्चित करता है कि आकलन का मानदंड जो है वो पूरा हो रहा है, प्रभावी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आकलन के सिद्धांत में एक है। दूसरा है योजना प्रारूप का अभिन्न अंग, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन। आकलन योजना प्रारूप का अभिन्न अंग होना चाहिए, साथ ही योजना के लक्ष्यों एवं अधिगम परिणामों से सीधे संबंधित होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ हम करते हैं तो पहले योजना बनाते हैं ना, उसी तरह आकलन करने के लिए भी योजना बनता है कि किस क्षेत्र का आकलन करना है। तो ये जो सिद्धांत है आकलन का, योजना प्रारूप का अभिन्न अंग होना चाहिए। मतलब जो हम योजना बनाएंगे उसी के अंतर्गत रह के हमको आकलन करना है। तीसरा है पृष्ठ पोषण। उचित समय पर दिया गया पृष्ठ पोषण छात्रों में अधिगम एवं उसमें सुधार की सुविधा को बढ़ावा देता है, इसलिए पृष्ठ पोषण को आकलन प्रक्रिया का अभिन्न अंग समझना चाहिए तथा समय समय पर पृष्ठ पोषण प्रदान करते भी रहना चाहिए। देखिए, आकलन का मतलब ही होता है कि यदि हम किसी का आकलन कर रहे हैं तो उसको कुछ निर्धारित करें उसका स्तर या फिर जो भी है। पृष्ठ पोषण का मतलब होता है फीडबैक। तो जब हम उसका स्तर निर्धारित करेंगे तो उसको फीडबैक देंगे ना कि आपका इतना अच्छा है, गुड है, सुपर है, वेरी गुड है या फिर डल है, तो जो भी होगा उसके अनुसार उसको फीडबैक देंगे, उसी को कहा गया है पृष्ठ पोषण। आकलन का अभिन्न अंग भी है ये। चौथा है रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन। ठीक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। आकलन के प्रत्येक कार्यक्रम में रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन को स्वयं सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आकलन के उद्देश्य की प्राप्ति अच्छा है कि नहीं है। वर्तमान समय में आकलन कार्यों में नैदानिक आकलन, डायग्नोसिस असेसमेंट को सम्मिलित किया जा रहा है। देखिए, रचनात्मक, फॉर्मेटिव और समेटिव यानी योगात्मक, इस दोनों आकलन का जो उद्देश्य है, ठीक है, ये दोनों आकलन का उद्देश्य जो है वो बालक के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाना है। उसका उद्देश्य को प्राप्ति करना है। जो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट करना है। दोनों का अपना अपना रोल है। वर्तमान समय में डायग्नोसिस यानी नैदानिक आकलन भी किया जाएगा, ताकि जो छात्र असफल हुए हैं उनको भी सफल किया जा सके। फिर पाँचवा है प्रबंधीय आकलन। कार्य को निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण कर लेना चाहिए, जिससे इस प्रक्रिया का अतिरिक्त दबाव शिक्षक एवं छात्र पर न पड़े। आकलन के लिए जो भी प्रारूप निर्धारित किए जाएं वह विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रबंधनीय, जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो पहले उसको प्रबंधन करते हैं उसका, तो ये आकलन भी हम जब शुरू करेंगे तो उसको प्रबंधन करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, ताकि आकलन प्रभावी हो। इसी चीज़ को जानने के लिए जो हम समय सीमा तय करेंगे, उस समय सीमा के अंदर उसको पूरा करेंगे, इसी को हम प्रबंधीय कहते हैं। फिर छठा पॉइंट है स्पष्ट, सुलभ एवं पारदर्शी। आकलन के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं स्पष्ट, सुलभ एवं पारदर्शी होनी चाहिए। जैसे आकलन किसी का करेंगे ना, तो उसको जब हम फीडबैक देंगे तो स्पष्ट भी होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ताकि बच्चे जिसका भी हम असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे, उसको कुछ समझ में आए कि हाँ हमारा परफॉर्मेंस क्या है, ताकि उसके अनुसार वो सुधार कर सके। सातवां पॉइंट है समावेशी एवं न्याय संगत। जहाँ तक संभव हो सके शैक्षिक मानकों से समझौता किए बिना आकलन कार्यों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करना चाहिए, तथा साथ ही यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि उसके माध्यमों से किसी व्यक्ति या समूह को कोई नुकसान या हानि न पहुँचे। कहने का मतलब यह हुआ कि समावेशी एवं न्याय संगत, समावेशी में सभी का समान अधिकार हो, सभी के लिए एक्सेसिबल हो, और न्याय संगत मतलब सभी के लिए एक ही मानकों का प्रयोग किया गया हो, ऐसा आकलन करना चाहिए।
तो यही कहा है कि समावेशी और न्याय संगत भी होना चाहिए आकलन। फिर 8वां है विश्वसनीय एवं तर्कयुक्त भी होना चाहिए। तर्कयुक्त मतलब उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। विश्वसनीय यानी वो अपने लक्ष्य को पूरा करे। आकलन का विश्वसनीय होना आवश्यक है क्योंकि यह कार्य की स्पष्ट एवं सुसंगत प्रक्रियाओं की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसी कारण आकलन का विश्वसनीय एवं तर्कयुक्त होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये अभी हम जान रहे थे आकलन का क्या सिद्धांत हैं। तो इस सब 8 सिद्धांत को हम अभी बताएं बारी बारी से। इस 8 सिद्धांत का होना आकलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम लोग समझ गए। अब निष्कर्ष पहले बता देते हैं, फिर हम बताते हैं। निष्कर्ष में लिखा है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल को जांचने एवं परखने के लिए वर्तमान समय में जो आकलन का प्रयोग किया जा रहा है, आकलन का भी प्रयोग किया जा रहा है। हम यह भी जानते हैं कि वर्तमान समय बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया में आकलन का महत्व बहुत अत्यधिक बढ़ गया है। तो दोस्तों देखिए, वर्तमान समय बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चले, सब लोग जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का एक ही उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। और आकलन जो है, ऐसा आकलन होना चाहिए कि बालकों के लिए न्याय संगत हो, विश्वसनीय हो, तर्कयुक्त हो, सुलभ हो, स्पष्ट हो। मतलब ये सब जो कुछ भी हम बताए हैं अभी आकलन का सिद्धांत, उसमें 8 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया आकलन का उद्देश्य, आकलन का अर्थ, आकलन का परिभाषा, विशेषता, लक्ष्य, प्रकार, सिद्धांत। मतलब एक आकलन टॉपिक से जो कुछ भी बिंदु बनते, जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते थे, तो सारे बिंदुओं को हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंदर आकलन के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उद्देश्य, लक्ष्य एवं प्रकार, सिद्धांत के हमने शामिल किया है और आप लोगों के लिए लाभदायी भी होगा। तो थैंक यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो हम डालें आप लोगों तक पहुंच पाएँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।